जाएगा तो ऑब्वियसली थर्स्ट भी इंक्रीज होगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है एक्सेसिव यूरिन और फिर जो आपके ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है वो, उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। तो ये डिफरेंस है, तो इसका आंसर है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मिलाइटस जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। वो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के और प्रोटीन के, जिसकी वजह से एनर्जी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट में। तो वो ज्यादा कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स को या ज्यादा एनर्जी को वो अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकता या यूटिलाइज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बट मैम थर्स्ट और जो इंक्रीज यूरिन है ये तो डायबिटीज मेलाइटिस के भी है। मिलाइटिस के जब आपके बहुत एंड स्टेज पहुंच जाती है, मतलब कह लें कि क्रॉनिक हो जाती है, तो उसमें आके सिम्टम्स जो है वो आपके डायबिटीज इंसिपिडिस के आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे कीटोएसिडोसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जब हो जाती है, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी होती है। ये सारी फिर लेट स्टेज में जाके जब डायबिटीज मिलाइटिस के आप कह लें कि क्रॉनिक हो जाती है, लॉन्ग टर्म हो जाती है, तो और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, तो उसके ये इफेक्ट्स आते हैं बाद में। ठीक है। मैम ये DKA स्टैंड्स फॉर। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, ये भी डायबिटीज मिलाइटिस में होता है ना आपके, वो जो के कह लें कि आपका, और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस जो है ये आपके कीटोन के वजह से, अगर उसकी वजह से एसिडोसिस आपकी बॉडी में हो जाती है, एसिड लेवल जो होता है, हमारी पीएच ज्यादा हो जाती है, और क्या होता है, सॉरी, कम होती है एसिडिक में। ये जो है ये मोस्टली जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, ये जो लोग डाइट करते हैं और वो प्रोटीन डाइट पे या इस पे रहते हैं ना, उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो कीटो डाइट करते हैं। ओके जी। टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू पिट्यूटरी लीजन्स, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब जिसका आप कह लें कि आपको पता नहीं होता। ठीक है। फिर है जी हाइपोथैलेमिक लीजन, बोथ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक लीजन। हमारा जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और कह लें कि टर्शरी, तीन तरह के ये होते हैं। जो प्राइमरी वाला होता है वो बेसिकली आपका जो है वो पिट्यूटरी में लीजन की वजह से होता है। जो आपका सेकेंडरी वाला होता है वो जो है क्या कहते हैं, इडियोपैथिक भी हो सकता है या उसके और कॉजेज भी हो सकते हैं। जो आपका टर्शरी वाला है वो हाइपोथैलेमिक लीजन की वजह से होता है, यानी कि अगर आपके हाइपोथैलेमस के लेवल पे प्रॉब्लम है थायराइड, थायराइड प्रोडक्शन में, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये आप लोगों के जहाँ पे टॉपिक का आपका स्टार्ट होता है उसमें उन्होंने तीन तरह के टाइप्स इसकी मेंशन की हुई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी वाला होता है वो विदाउट ग्वाइटर भी हो सकता है, विद ग्वाइटर भी हो सकता है, और जो आपका सेकेंडरी है वो पिट्यूटरी लीजन्स की वजह से होता है, और जो टर्शरी है वो हाइपोथैलेमिक लीजन्स की वजह से होता है। ठीक है। प्राइमरी ऑटोइम्यून कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा जी, जो प्राइमरी कॉज है, मेनली जो थायराइड ग्लैंड की कोई भी डिजीज होती है उसका मेन कॉज जो होता है वो आपका प्राइमरी कोई भी कॉज हो सकता है। वो कंजेनिटल हो सकता है, यानी कि बाय बर्थ वो प्रेजेंस हो सकती है उसकी, या एक्टोपिक थायराइड हो सकता है। एक्टोपिक का मतलब होता है एक्टोपिक कोई भी चीज, ऐसी चीज जो अपनी असल जगह पे या असल हालत में ना पाई जाए तो उसको हम एक्टोपिक कहते हैं, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, कि अगर यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे जाके जो है वो कह लें कि फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस तरह एक्टोपिक थायराइड रेमिनेंट्स जो होते हैं ये प्राइमरी में ये सब आ रहे होते हैं। तो प्राइमरी, और फिर उसने ऑटोइम्यून का पूछा है कि उसमें जो जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज वो होती है जिसमें बॉडी अपने ही सेल को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, डिस्टर्ब करना या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो अगर प्राइमरी में हम ऑटोइम्यून कॉज देखें तो वो आपका पोस्ट सबक्यूट थायराइडाइटिस, नो, हशीमोटोस थायराइडाइटिस, एट्रोफिक थायराइडाइटिस। तो आपके ऑटोइम्यून में दो टाइप्स आती हैं, एक हशीमोटोस थायराइडाइटिस और एक एट्रोफिक थायराइडाइटिस। तो बोथ बी एंड सी। अब हशीमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है कि ये आपके
जो है वो क्या कहते हैं, इसमें एट्रोफिक चेंजेस तो होते हैं उसमें, थायराइड हार्मोन में, सॉरी थायराइड ग्लैंड में, लेकिन साथ साथ उसकी रीजनरेशन भी स्टार्ट होती है। जबकि जो आपका एट्रोफिक हाइपोथायराइडिज्म है, इसका मतलब यह है कि आपके थायराइड ग्लैंड का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है हार्मोन की वो कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इन दोनों में डिफरेंस? यस आप, मैम। ठीक है, तो इसका आंसर था बोथ बी एंड सी, यानी कि हशिमोटोस थायराइडाइटिस, एट्रोफिक थायराइडाइटिस, ये प्राइमरी में ऑटो इम्यून कॉज की वजह से है, यानी कि ये भी थायराइड से रिलेट, डायरेक्टली रिलेट करता है ये कॉज। Hashimoto's thyroiditis is mostly affects फीमेल्स मेल्स बोथ इक्वली। अच्छा, जो Hashimoto's thyroiditis है ना, वो मोस्टली आपका जो है उसमें मेल टू फीमेल रेशियो 6:1 होती है, यानी कि फीमेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, और वो भी 20 से 60 ईयर में जो है ये एज जो होती है उसमें इफेक्ट करता है ज्यादा, जिनमें ग्वाइटर प्रेजेंट होती है। इन हाइपरथायरॉयडिज्म सीरम T4, अच्छा जी, जब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसमें आपके ऑफ कोर्स आपके जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें लेवल्स जो है वो चेंज होते हैं, या उनकी डिसरप्शन की वजह से आपके ये डिजीज जो है वो डेवलप होती है। तो वो T4 T3 और TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उनमें हमने ये देखना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में एक्चुअली क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन हाई किसकी होती है, लो किसकी होती है। तो T4 जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में लो हो जाती है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसकी हाई हो जाती है। तो T4 और TSH लेवल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके वो आएगा लो एंड हाई, कि सीरम T4 जो है वो लो हो जाता है और आपका TSH लेवल्स जो है वो हाई हो जाता है। ये लैब्स आपको इसकी याद रखनी है कि हाइपोथायरायडिज्म के केस में क्या होगा और हाइपर के केस में क्या होगा। ये चीजें वो आपको, जिस तरह हमने SEQs किए थे तो उसमें आपको सिनेरियो में बताएगा कि उसके सीरम T4 जो है वो इतना था। कुछ में जो TSH का है वो लेवल भी बता सकता है कि वो ग्रेटर देन 20 ml था या लेस देन इतना था। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, यही आपको कंफर्मेशन बताएंगी डायग्नोसिस का। तो T4 लेवल हाइपोथायरायडिज्म के केस में T4 का लेवल कम होता है और TSH का लेवल हाई होता है। A patient comes to you with the history of weight loss। अब यहाँ पे हमें वेट लॉस को देख के पता चल गया है कि ये बात हो रही है हाइपरथायरायडिज्म की। लो TSH, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी कम है। वार्म एंड sweaty palms, tachycardia, tremors, he is suffering from डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म या पैराथायरायडिज्म। तो जब वेट लॉस है और उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी लो है, जबकि हाइपो में हमने ऊपर ही हाई की बात की कि उसमें हाई होता है, तो ये आपका हाइपरथायरायडिज्म है। इन्वेस्टिगेशन डेट कंफर्म्स द डायग्नोसिस इन हाइपरथायरायडिज्म, ऑब्वियसली वो TFTs आपके बताएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट। About 5% of patients of hypothyroidism develop ischemic heart disease। ये बहुत important और कह लें कि जरूरी समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है कि जो जिन लोगों का थायराइड लेवल कम होता है, हाइपोथायरायडिज्म जिनमें होती है, तो उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेवलप क्यों होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप पेशेंट को थायरॉक्सिन देते हैं, यानी कि उनमें उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी वजह से उनमें जो लिपिड की कह लें कि मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिपिड्स प्रोफाइल जो है वो इंक्रीज कर जाती है, उनमें हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। ठीक है, उस हाइपरलिपिडीमिया होने की वजह से उन पेशेंट में इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस के चांस बढ़ जाते हैं और उनको हार्ट अटैक होने का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा होता है। सो ड्यू टू हाइपरलिपिडीमिया दे डू नॉट टॉलरेट थायरॉक्सिन थेरेपी बोथ एंड। तो इसमें आप बोथ A एंड B दोनों करेंगे, क्योंकि वो थायरॉक्सिन थेरेपी को टॉलरेट नहीं कर पाते, उस वजह से उनका जो लिपिड का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, समझ आइए बात? यस मैम।
यही वजह है कि जिन पेशेंट में अगर तो वो बहुत ज्यादा अरसा से थायरॉक्सिन ले रहे होते हैं तो उनमें चेस्ट की पेन की कंप्लेन वो करते हैं कि हमें चेस्ट पेन, एंजाइना की कंप्लेन करते हैं हम, ठीक है। तो फिर इस तरफ ध्यान जाना चाहिए कि हो सकता है कि इनमें लिपिड्स का लेवल या लिपिड प्रोफाइल करवा के कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए कि इनका कहीं जो है वो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हाई होना शुरू हो गया, हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं स्टार्ट हो गए। ओके जी। अगला है प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर, जो प्रेगनेंसी में आपकी 50 माइक्रोग्राम थायरॉक्सिन आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सीरम थायरॉक्सिन है जो है वो उसकी बाइंडिंग प्रोटीन ग्लोबुलिन जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो जो फ्री थायरॉक्सिन है वो कम हो जाता है, तो हमें उस पेशेंट को थोड़ी ज्यादा डोज देनी होती है, तो 50 माइक्रोन ग्राम हम उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज, हाइपरथायराइडिज्म की टियोलॉजी की अगर आप बात करें तो उसमें ग्रेव डिजीज सबसे कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर आ जाता है, या ऑटोनोमसली फंक्शनिंग सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। सॉलिटरी नोड्यूल होता है जो सिंगल होता है, अकेला एक थायराइड जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। और थायराइडाइटिस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है थायराइड की, जो सब एक्यूट या पोस्ट पार्टम यानी कि प्रेगनेंसी के बाद। अच्छा, काफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, कुछ को ये थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और कुछ को डायबिटीज जो है उसका प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ का हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें जो है ना प्रेगनेंसी से इंटरलिंक करती हैं फीमेल्स में। ओके। रेडियो एक्टिव आयोडीन, अच्छा हम उसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के जो आप कह लें कि आपने उसका हाइपरथायराइडिज्म का जब आपने ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आप एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा आप एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, तो थर्ड ट्रीटमेंट एक होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन देने का। रेडियो एक्टिव आयोडीन हम इसलिए यूज करते हैं कि जिन पेशेंट्स में एक तो उनकी एज 40 ईयर्स हो और दूसरा उनमें बार बार डेवलप हो रही है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि आप उसको ट्रीट करते हैं लेकिन फिर से उसका जो है वो ग्वाइटर कह लें डेवलप हो जाता है, नोड्यूल्स दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें फिर हम उसकी जो है वो रेडियोएक्टिव आयोडीन से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो रेडियोएक्टिव आयोडीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स मोर देन 40, यानी ओवर 40, और दोज हु डेवलप रिकरेंस, तो बोथ बी एंड सी, एक यानी कि जिनकी 40 साल से ज्यादा उम्र है और दूसरा जिनमें बार बार से ग्वाइटर डेवलप हो रहा है। अच्छा जी, आगे पेम्बर्टन साइन इज प्रेजेंट इन, जो पेम्बर्टन साइन होता है ना बच्चे, वो बेसिकली आपके हाइपरथायराइडिज्म में प्रेजेंट होता है, और उसका कह लें कि वो साइन क्या होता है कि जब आप आर्म को हेड से अबव लेके जाते हैं तो उसका जो रिट्रोस्टेनल ग्वाइटर होता है ना उसमें कंप्रेशन डेवलप होती है, जिसकी वजह से उसके फेस की कंजेशन और जेवीपी यानी कि जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो कंप्रेस करना शुरू कर देता है उसके कह लें जेवी जो जुगुलर वेन होती है उस पे उसका जेवीपी जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बुक पे ही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, टेबल में लिखा हुआ है ये, जहाँ पे एग्जामिनेशन लॉन्ग शॉर्ट केस बनाया हुआ उन्होंने। तो पेमर्टन साइन जो है वो किसकी इंडिकेशन है, हाइपरथायराइडिज्म की। सर्जरी इज इंडिकेटेड इन, सर्जरी अब किन पेशेंट्स में आप परफॉर्म करवाते हैं, रिकरेंट हाइपरथायराइडिज्म, सीवियर हाइपरथायराइडिज्म, पुअर ड्रग कंप्लायंस। अच्छा जी, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो आप इन ये ऑल ऑफ अबव, जिन पेशेंट में ड्रग काम बिल्कुल नहीं कर रही और जिनको बहुत ज्यादा कह लें सीवियर वाला हाइपरथायराइडिज्म है और जिनको रिकरेंट हो रहा है कि बार बार हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। जहाँ पे ना समझ में आए वहीं पे बीच में रोक दीजिएगा। ओके। हाइपरथायराइडिज्म इज मीडिएटेड, अच्छा जी, हाइपरथायराइडिज्म मीडिएटेड वाया सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम पिट्यूटरी मीडिएटेड। हाइपरथायराइडिज्म जो मीडिएटेड की बात की है, इसका मतलब ये है कि जो आपके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं हाइपरथायराइडिज्म के, तो वो किस तरह से होते हैं, आपने गौर किया होगा कि वो मोस्टली आपके सिंपैथेटिक कह लें सिम्टम्स हैं, लाइक टेकिकार्डिया, स्वेटिंग है, फिर जो है क्या कहते हैं उसको, इरेगुलर पल्स आ जाती है, फिर आपके वार्म एंड स्वेटी पाम्स आ जाते हैं, ट्रेमर्स हैं,
ये सब कुछ, तो ये सारी की सारी जो है ये किस चीज की आपके वो हैं सिम्टम्स, बेसिकली आपके सिंपैथेटिक सिस्टम की, जो फाइट और फ्लाइट को आपके कंट्रोल करता है। तो हाइपरथायराइडिज्म जो है वो मीडिएट किसके जरिए होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है। और जो आपका हाइपरथायराइडिज्म जो सिंपैथेटिक सिस्टम के जरिए मीडिएट होता है, यही वजह है कि फिर हम इसके ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जिसको हम थायराइड जो हाइपरथायराइडिज्म है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हमारे ये फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स होता है इसको कंट्रोल कर सके। इससे क्या होता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन को T4 की T3 में। ठीक है, यानी कि वो T4 से T3 की कन्वर्जन को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ट्रीटमेंट जो हाइपरथायराइडिज्म है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आगे आ गया जी डायबिटीज का। IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, जुवेनाइल डायबिटीज या ऑल ऑफ अबव के जो आपके IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है, तो बेटा ये आपकी प्राइमरी है। क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, डिस्टर्बेंस इन मैम, कार्बोहाइड्रेट्स। जी जी। ये जो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस है, ये मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस है? जो जुवेनाइल वाली है ना, जो टाइप 1 वाली है वो भी आपकी बेसिकली वो भी बच्चों में ही कहते हैं कि उसके सिम्टम्स भी जो है यंग एज जो 6 इयर्स तक होते हैं उनमें आता है, तो जुवेनाइल हम उसको भी बोलते हैं। तो ये इनमें ना इन दोनों में यही रहता है कि आप इसको बोल रहे हैं या उसको, तो मेनली टाइप 1 को वैसे जुवेनाइल कहते हैं, जिनकी लेस 6 ईयर से पहले जिनकी आ जाती है, बट फिर भी इसको कंफर्म करेंगे। ओके। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये तो सीधी सी डायबिटीज मिलाइटिस की डेफिनेशन है, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो इंसुलिन प्रोड्यूस कौन करता है? बीटा सेल्स आइसोलेट्स ऑफ पेंक्रियास से। यस, पेंक्रियास के। पेंक्रियाज। हाँ जी, पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जब आपके क्या कहते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है या इंसुलिन की पेशेंट की बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है, ये टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस की हम बात करने लगे हैं। कि टाइप 1 डायबिटीज है वो ऑटो इम्यून होती है, उसमें डिस्ट्रक्शन होती है पेंक्रियाज के बीटा सेल्स की। ठीक है, जबकि टाइप 2 वाली जो है वो इंसुलिन की यानी कि उसमें यहाँ रेजिस्टेंस हो जाती है या सिक्रेटरी डिफेक्ट आ जाता है। पेंक्रियाज के इट्स सेल्फ जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होता टाइप 2 में। तो जो आपको अपने इर्द गिर्द ज्यादातर लोगों में डायबिटीज नजर आती है जो मोर देन 40 इयर्स या 30 इयर्स पे जाके, तो वो आपके टाइप 2 डायबिटीज होती है। जो टाइप 1 वाली होती है वो ऑटो इम्यून होती है, और वो कहते हैं कि वो बच्चों में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और जो हम लोगों ने मेच्योरिटी ऑनसेट वाले की बात की, वो रेयर वेरिएंट है टाइप 2 का, और वो स्ट्रांगली इनहेरिटेड होता है, और वो सस्पेक्ट होता है यंग पीपल में। तो इसलिए जो जुवेनाइल डायबिटीज है वो टाइप 1 वाली ही बेसिकली हो। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, ये टेबल एक दिया हुआ है आपका कंपैरिजन का टाइप 1 टाइप 2 का, आपने वो लाजमी करना है। ठीक है जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली आपके टाइप 2 डायबिटीज में हमने भी बात की कि अगर तो पिट्यूटरी में कह लें उसके सिक्रीटरी सेल्स में डिफेक्ट होगा तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। लेकिन अगर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हमारी बॉडी में उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है कि वो हमारे ग्लूकोज लेवल को डाउन नहीं कर पा रही, तो वो आपका टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो नॉर्मल हमारे पॉपुलेशन में पाई जाती है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, with prolonged fasting glucose levels are improved। ऑब्वियसली टाइप 2 डायबिटीज में जिनमें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो आप उनमें फास्टिंग जितनी आप उनको करवाएंगे उनका ग्लूकोज का लेवल उतना ही बॉडी में नॉर्मलाइज रहेगा। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग बॉडी इज वेरिएंट ऑफ टाइप 2, और रेयर वेरिएंट है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज, ये भी आपका एक टेबल बना हुआ है नॉर्मल, इसके आप उन्होंने रीडिंग दिए हुए हैं, वो लाजमी कर लीजिएगा।
लेस देन 200, लेस देन 110, ग्रेटर देन 126 या ग्रेटर देन 200। तो जो आपके नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है वो लेस देन 110 होता है। क्लियर है यहाँ तक?